हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो 17 है, 17वां लेक्चर है भाई। इसको हम कवर कर रहे हैं इस वक्त 17वें लेक्चर को, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हिमांक का अवनमन। सर ये क्या होता है भाई? आपको पता है हमारा विलियन वाले चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होता है वो होता है अणुसंख्यिकी गुणधर्म। और ये अणुसंख्यिकी गुणधर्म होते कितने भाई? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? वास्तव का अपेक्ष अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है और परासरण दाब होता है। जिनमें से हम पहले 2 लेक्चर में वास्तव का अपेक्ष अवनमन पढ़ चुके हैं, क्वथनांक का उन्नयन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमांक का अवनमन, और बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपने देखो अगर क्वथनांक का उन्नयन पढ़ लिया ना भाई, हिमांक का अवनमन आपको बहुत ही बेस्ट लगने वाला है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं, एक जैसे दिखते हैं, इनके फॉर्मूले एक जैसे आते हैं, कंसेप्ट एक जैसे होते हैं, है ना। तरीके हम वही रहेंगे जो हमने यहाँ से सीखा है वैसे ही सीखते चले जाएंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमांक का अवनमन भाई, इससे पहले ये हमारा लेक्चर नंबर 17वां है। इससे 16 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, यानी जिसमें हमने विलियन को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हुए चले आए, एक एक चीज को लेकर, है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हिमांक का अवनमन। इससे पहले कि अगर आपको लेक्चर चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर पहली लिंक पड़ेगी आपको, यहाँ पर क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 के नाम से, वहां क्लिक करोगे आपको सारे के सारे लेक्चर वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आप शुरुआत से इनको कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर हिमांक का अवनमन, सर हिमांक का अवनमन तो पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना हिमांक क्या होता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सर क्या पढ़ा था? क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन पढ़ने से पहले हमने क्वथनांक को जाना था क्या होता है, उससे पहले हमने वास्तव का अपेक्ष अवनमन, उससे पहले हमने क्या जाना था? वास्तव को जाना था, तब उसको जाना था। क्वथनांक के उन्नयन में क्वथनांक को जाना था, फिर हमने क्वथनांक के उन्नयन को जाना था। वैसे ही हम पहले सीख लेते हैं सर हिमांक क्या होता है, उसके बाद ही तो हिमांक का अवनमन देखेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं बात करूं हिमांक की, अगर मैं बात करता हूं हिमांक की, भाई हिमांक क्या है? ये भी हमारा एक टेम्परेचर है, ये भी हमारा क्या है? ताप है। जैसे हमने क्वथनांक की डेफिनेशन देखी थी ना, वैसे देखिए हिमांक भी हमारा क्या होता है? एक ताप होता है। सर कौन सा ताप होता है? ऐसा ताप जिस पर कोई भी द्रव अवस्था आपकी किसमें? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उस ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं भाई उसको? हिमांक कहते हैं। जब कोई द्रव पदार्थ परिवर्तित हो जाता है किसमें? ठोस पदार्थ में, उस ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक। हिमांक को इंग्लिश में कहते हैं भाई फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रिज का काम क्या होता है? फ्रिज का काम क्या होता है? कूलिंग, ठंडा करना और आइस को जमा देना, ऐसा ही तो होता है भाई, उसमें जमाने का काम करता है। तो फ्रिज का यानी कि हिमांक का अगर मैं बात करना चाहूं तो नॉर्मल भाषा में हम बोल सकते हैं फ्रिज का मतलब होता है जमाना। जमाना मतलब द्रव को किस में परिवर्तित करना? ठोस में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। यानी इस ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे वह ताप जिस पर कोई भी द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, हिमांक कहलाता है। हमने पढ़ा है सर, वाटर होता है हमारे पास, जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा पानी होता है द्रव अवस्था में, वो जमकर आइस बना लेता है, बर्फ बना लेता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव अवस्था ठोस में परिवर्तित हो जाती है, उस ताप को हिमांक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तो सीधी सीधी बात थी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं कि हिमांक क्या होता है। सर बात ये आती है हिमांक का अवनमन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर लेक्चर में सीखते आए हैं वैसे ही करेंगे, तो हम वही करेंगे भाई। हमने एक क्या ले लिया, यहाँ पर एक पात्र ले रखा है, ठीक है सर। और इस पात्र में हम क्या ले लेंगे भाई? इस पात्र में हम सर लेंगे विलायक। हमने घर पे गए, पानी ले लिया, चलिए सर पानी ले लिया हमने, इसमें ले लिया हमने विलायक। क्या लिया भाई? विलायक। ओके सर, विलायक ले लिया। एक और ले लो, ऐसा ही एक और पात्र ले लो भाई। 2 पात्र आपको लेने, एक में खाली पानी लेना है, दूसरे में आपको एक काम करना है। क्या काम करना है सर? दूसरे में काम आपको ये करना है कि इस दूसरे वाले पात्र में विलायक के साथ साथ इसमें एक विलेय मिला दो। कौन सा विलेय? अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय मिला दिया सर हमने, इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया। मतलब कहने का मतलब है आप अपने घर पे गए, फ्रिज है आपके पास, आपने पानी लिया, है ना।
एक गिलास ले लो या कुछ भी बर्तन ले लो, उसमें आपने पानी लिया केवल, दूसरे में पानी में आपने डाल दिया नमक, नमक को घोल दिया है, 2 विलेन आपके बन जाएंगे। अब इन दोनों को जब आप फ्रिज में रखोगे, आप दोनों को फ्रिज में रखोगे तो कौन सा जल्दी जम जाएगा, कौन सा टाइम से जमेगा? आप अगर देखो तो भाई जो हमारा हम बोलेंगे जो पानी है वो जल्दी फ्रिज हो जाता है, जल्दी जम जाता है। लेकिन जो अब पानी में आपने नमक घोल रखा है या चीनी घोल रखी है तो वो इतनी जल्दी नहीं जमेगी, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। सर मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है? सर मतलब तो सीधा सीधा इसके डेफिनेशन में छुपा हुआ है। जैसे हमने कल वाले लेक्चर में देखा था सर क्वथनांका उन्नयन। क्वथनांका उन्नयन क्या था? जब हम किसी भी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है। भाई अब तक हमने कितनी पढ़ी है? तीसरी कर रहे हैं। एक बार सुन लो, तीनों को एक साथ समझते हैं। पहले हमारा जो अड़संख्य गुणधर्म था उसमें हमने क्या जाना था सर? वो हमारा गुणधर्म था क्या? वाष्पदाब का अवनमन। भाई जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्पदाब में कमी हो जाती है, उसे वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। लेकिन मिलाने पर क्वथनांक क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। क्वथनांक क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यहाँ पर खुद पता चल रहा भैया, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में क्या हो जाती है? कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है भैया? कमी, कमी हो जाती है, इससे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको फिर से समझते हैं कि हमारी चीजें ये होती क्या है। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या भाई, ये हमारा शुद्ध विलायक है, इसका कुछ ना कुछ तो हिमांक होगा। बिल्कुल होगा सर। हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, टेम्परेचर होता है तो उसको TF से दिखाएंगे। हिमांक को किससे दिखाएंगे? TF, क्योंकि शुद्ध विलायक है तो इसमें लगा देंगे नोट, TF नोट। TF नोट क्या है सर? शुद्ध विलायक का हिमांक हो गया। अगर मैंने विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया है तो अब तो विलेयन बन गया, इसका भी तो कुछ ना कुछ हिमांक होगा, उसको मैं TF मान लेता हूँ। उसको मैं क्या मान लेता हूँ? TF। अब यहाँ पर है मेरा TF नोट और यहाँ पर है मेरा TF। अब इन दोनों में से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं TF नोट बड़ा है या TF बड़ा है, सर हम सीधा सीधा एक चीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने किसी विलायक में कोई विलेय मिलाया तो उसके हिमांक में क्या हुई? कमी, कम हो गया ना, इसका मतलब TF कम हो गया। सर यहाँ से हम पता कर सकते हैं TF नोट हमारा ज्यादा होगा, TF हमारा कम होगा। TF नोट हमारा ज्यादा होगा, TF हमारा कम होगा। और अगर मैं ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दूं, अगर मैं TF नोट में से घटा दूं किसको? TF को, तो जो भी बचेगा उसको हम दिखाएंगे डेल्टा TF से। और यही डेल्टा TF जो होगा वो होता है हमारा क्या? वो हम बोल सकते हैं हिमांक का अवनमन। यही डेल्टा TF क्या होगा? हमारा हिमांक का अवनमन। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप नॉर्मली देखेंगे, मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, सर एक बात बताइए, क्या हम पानी को फ्रिज में रखते हैं, क्वेश्चन वो फ्रीजर में रखते हैं तो वो एकदम से बर्फ बन जाता है, मतलब जम जाता है, आइस बन जाता है, ठीक है सर। मैं अगर दारू को रखता हूँ तो वो आइस क्यों नहीं बनती, वो बर्फ क्यों नहीं बनते, वो जमती क्यों नहीं दारू? आपने नॉर्मली देखा होगा, कहीं पड़ोस में या किसी में भी देखा होगा कि जो लिक्विड है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहती है। ऐसा क्यों होता है सर? जमती क्यों नहीं है वो? कारण भैया यही है, हिमांक का अवनमन। क्योंकि भाई दारू क्या है? दारू के शराब क्या है? वो एक प्रकार का मिश्रण है, उसमें पानी नहीं केवल, उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई गई, अल्कोहल मिलाया गया है, शुगर भी मिलाई गई है, अदर और बहुत सारे ग्रेडियंट होते हैं जो उसमें मिलाए गए, जिनमें से हमारे बहुत सारे ग्रेडियंट हमारे क्या होते हैं? अवाष्पशील विलेय की तरह काम करते हैं। और जब अवाष्पशील विलेय जाएगा तो उसका जो हिमांक होगा वो क्या हो जाएगा? कम। कहने का मतलब पानी कितने डिग्री पे जम रहा है भैया? सर 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है। लेकिन अगर पानी में मैंने नमक मिला दिया, मैंने चीनी मिला दी, अब वो 0 पे नहीं जमेगा, अब वो 0 पे नहीं जमेगा। अब क्या होगा सर? अब 0 से नीचे जाना पड़ेगा, -1, -2, -3, -4, उससे और नीचे, यानी कि माइनस में टेम्परेचर पर जाकर जमना है। भाई माइनस में चला जाएगा, इसका मतलब उसका जो हिमांक है वो तो कम हो गया ना, वो तो कम हो गया ना। कम हो गया तो उसी को हम बोलेंगे क्या? हिमांक का अवनमन, क्योंकि वैल्यू माइनस में जा रही है। अभी जो पानी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था उसमें अगर मैं कुछ और मिला दूं वो 0 पे नहीं जमता भैया, माइनस में पहुंच जाती है। और यही कारण होता है क्योंकि दारू तो मिश्रण है, उसमें बहुत सारे ग्रेडियंट पड़े हुए हैं, और बहुत सारे ग्रेडियंट पड़े हुए हैं तो वो 0 डिग्री पे कैसे जम सकता है? पानी तो 0 डिग्री पे जम जाता है, तो उसको तो और माइनस में ले जाना पड़ेगा ना। नॉर्मली हमारे फ्रिज की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो बहुत ज्यादा -डिग्री सेंटीग्रेड तक जाए, कुछ तक जाता है ना। तो
पानी इजीली हमारा फ्रिज हो जाता है लेकिन दारू नहीं हो पाती है। तो वही चीज़ है भैया, हमने वही कहा है कि अगर हमारे पास में शुद्ध विलायक है, उसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं, तो उसका जो हिमांक हो जाता है वो हो जाता है कम। भैया कितना कम हुआ, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दी, जितना कम हुआ वही हो गया हमारे हिमांक का अवनमन। मतलब सर यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या बात करें सर, डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ क्या है भाई? डेल्टा टी एफ है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, यही है ना? बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा सर एक और बात बताओ, टी एफ नोट क्या है? टी एफ नोट क्या है? जैसे कल हमने किया था ना भाई क्वथनांक अवनमन, बिल्कुल उसी टाइप से, तो हमें ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है। टी एफ नोट क्या भाई? शुद्ध विलायक का हिमांक, ये क्या है हमारा? शुद्ध विलायक का हिमांक है सर। अगर आपसे कहा जाता टी एफ क्या है भाई? ये है विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, है ना? अभी एक काम करते हैं सर, इसकी डेफिनेशन भी तो बता दो, क्या होती है डेफिनेशन? अगर मान लीजिए इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं सर इसकी डेफिनेशन लिखना, तो कैसे लिखेंगे भाई? बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वथनांक के उन्नयन में लिखी थी। क्या लिखी थी? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसकी वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई? यहाँ लिखेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो इसके हिमांक में कमी हो जाती है, उस कमी को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या लिखेंगे भैया? जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, विलेय मिलाया जाता है, तो उसके हिमांक में, कमी हो जाती है, इस कमी को क्या कहते हैं भाई? हिमांक का अवनमन, कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन भी समझ में आई होगी, कंसेप्ट भी समझ में आएगा और ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। क्या भाई? हमने कहा सर, क्या कहा? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है, जितनी कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्योंकि हमें एक चीज पता है भाई, क्या पता है सर? जैसे हमारा वास्तव आपका आपेक्ष अवनमन एक अड़संख्य गुणधर्म था जो बराबर था किसके? विलेय के मोलंश के। सर क्वथनांक का उन्नयन भी हमारा एक अड़संख्य गुणधर्म था जो बराबर था किसके? जो अनुक्रमानुपाती था किसके? मोललता के। वैसे ही सर हिमांक का अवनमन भी तो होगा। बिल्कुल सही बात है सर। हिमांक का अवनमन किसका होगा भाई? जो हमारा हिमांक का अवनमन है यानी कि डेल्टा टी एफ है, ये भी अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के, ये भी अनुक्रमानुपाती होता है किसके? मोललता के। जैसे कल वाली क्लास में क्या? बिल्कुल सेम है भाई, कोई अंतर नहीं है सर। यहाँ से अगर हम निकाल के देखेंगे डेल्टा टी एफ, सर ये बराबर क्या हो जाए? कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, के इंटू मोललता को हम दिखाते हैं एम से। सर जो कांस्टेंट आएगा उसको के एफ लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वहां पर मैंने क्या लिया था? के बी। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें इसलिए के एफ ले लिया। तो भाई फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता, के एफ इंटू मोललता। भाई एम क्या है? मोललता है। सर मोललता के बारे में कल भी हमें जाना था, क्या जाना था? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला भी हमने निकाला था। सर फॉर्मूला क्या निकाला था? चूंकि मोललता बराबर क्या होता है भाई? विलेय के मोल। कब? जब विलायक का द्रव्यमान कितना हो? आपका 1 किलोग्राम हो या फिर किलोग्राम में हो। ये तो फॉर्मूला था। अगर मान लीजिए किलोग्राम में ना होकर वो किस में आ जाए भैया? ग्राम में। अगर वो ग्राम में होता तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना हो। तो यही तो हमारा मोललता का फॉर्मूला था। लेकिन भैया एक चीज और करनी है,
क्या चीज करनी है सर, हमने यहाँ पर एक चीज और ये सीखी थी कि आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, विलय को अपनी तरफ से 1 मान लेना है और विलायक को अपनी तरफ से कितना मान लेना है भाई, 2 मान लेना है, केवल डिनोशन के लिए, केवल डिनोशन। और बुक्स में हो सकता है किसी को 1 माना हो, किसी को 2 माना हो, किसी को A माना हो, किसी को B माना हो। मैंने अपनी तरफ से विलय को 1 मान लिया, विलायक को 2 मान लिया। तो भाई मोललता क्या होती है, मोललता होती है विलय के मोलों की संख्या के बराबर। तो विलय के मोल है n है, तो मोल को n से दिखाते हैं, क्योंकि विलय के मोल है इसलिए मैं 1 लगा देता हूँ, n1 बट्टे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान भाई विलायक है तो इसलिए 2 लगा देता हूँ, W2 हो जाएगा, n1/W2। क्या मैं इस m की वैल्यू को यहाँ रख सकता हूँ सर, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ से डेल्टा TF बराबर हो जाएगा हमारा KF इंटू m की वैल्यू कितनी हुई, n1 इंटू 1000, ओके, डिवाइड बाई क्या बचेगा, W2। सर ये एक हमारा फॉर्मूला हमारा ये हो गया, एक हमारा फॉर्मूला ये हो गया किसका, हिमांक के अवनमन का। सर क्योंकि हमें एक चीज और पता है, सर जो मोल होते हैं, मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान। भाई मोल निकालने का एक ही फॉर्मूला मैंने बताया, उल्टा सीधा। आपको उल्टा सीधा करना है भाई, उल्टा बट्टे सीधा मतलब W बट्टे M, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा नॉर्मली, बिल्कुल होता है सर। किसके मोल निकालने हैं अपन को, विलय के, तो द्रव्यमान किसका होगा, वो भी विलय का। मोला द्रव्यमान किसका होगा, वो भी विलय का। तो W1 बट्टे M1 की वैल्यू को N1 की जगह रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू N1 की वैल्यू W1 बट्टे M1 इंटू 1000 डिवाइड बाई ये W1 बट्टे M1 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा हमारा W। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, फाइनल फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला किसका आ गया भाई फाइनल, ये हमारा आ गया हिमांक के अवनमन का। तो भाई ये वाला फॉर्मूले को आपको नहीं भूलना है। एक फॉर्मूला हमारा ये है, इसको भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो जैसे हमने क्वथनांक के उन्नयन में निकाला था, भाई क्वथनांक के उन्नयन में और हिमांक के अवनमन में कितना अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है सर। कैसे, वहां पर क्या था, डेल्टा TB बराबर KB इंटू W1 इंटू 1000 बट्टे M1 इंटू W2, बॉइलिंग पॉइंट था तो B लगा दिया। जहां कौन है, हिमांक है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। सर इसके साथ कुछ और चीज जाननी है, क्या जाननी है, नोट करके। अच्छा इससे पहले लिख लें इसको भी। क्या लिखना है सर, लिखना ये है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज क्या है। भाई डेल्टा TF क्या होता है सर, हिमांक में अवनमन होता है, पहले ही जान चुका हूँ मैं, ठीक है। सर KF क्या होता है, KF लिख लो, KF होता है हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। और मोलल अवनमन स्थिरांक की वैल्यू, विलायक पर निर्भर करती है। विलायक कौन सा, जल है तो अलग होगी, बेंजीन है तो अलग होगी, कुछ और विलायक है तो अलग होगी। अभी जल के लिए क्या होती है वो हम बताएंगे क्या होती है, जैसे हमने कल उसमें बताई थी, है ना। यहाँ पर भी देखो W1 क्या भैया, W1 है हमारा विलय का द्रव्यमान, है सर, ग्राम में होगा ये। और क्या भाई M1 क्या है सर, M1 क्या है, M1 है विलय का मोलर द्रव्यमान है, विलय का मोलर द्रव्यमान है सर। और क्या है, W2 क्या भाई, W2 है सर विलायक का द्रव्यमान, सही है। अब इसमें आपको एक फिर से नोट लिखना है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एक नोट किया था, वैसे ही इस लेक्चर का नोट जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, उसको भी आप लिख लीजिए भाई। क्या है सर नोट, हमने कहा था सर किसके लिए नोट है, वैसे ये नोट है हमारे जल के, किसके लिए है, जल के लिए, भाई जल के लिए नोट है हमारा। क्या नोट है भाई, जैसे हमने कल बताया था ना वैसे हम बता देते हैं। एक काम करता है, इधर जैसे कल वाला था एक बार वो भी रिवाइज हो जाएगा हल्का सा, और आज वाला भी सीख लेंगे। हमने जल के लिए क्या क्या चीजें देखी थी, जब हम जल का क्वथनांक, देखो 2 चीजें देखी थी, जब क्वथनांक का उन्नयन पढ़ रहे थे तो हमने कितनी चीजें देखी थी, 2। सर कौन कौन सी, एक तो जब क्वथनांक का उन्नयन था तो वहां पर एक जो कांस्टेंट आया था उसे हम बोलते थे मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसको हमने KV से दिखाया था, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स, यही तो थी, केल्विन kg मोल इनवर्स। ये थी हमारी KV की वैल्यू, किसके लिए, जल के लिए। इस समय हमारा क्या है, KF आया, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स, जो आपको याद रखनी है।
क्योंकि ये वैल्यूज आपको जरूरी नहीं क्वेश्चन में मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। खास करके जब वाटर दे रखा होता तो नहीं भी मिलती है, क्योंकि वाटर की नॉर्मली आपको सबको याद होनी चाहिए। बाकी अगर इसके अलावा कोई विलायक दिया जाता है तो वहां पर केवी या केएफ की वैल्यू आपको दी जाती है। सर जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना था, है ना, और जल के लिए जो क्वथनांक था जिसको हमने किससे दिखाया था, टीवी नॉट से कल, है ना, उसकी वैल्यू कितनी बताई थी हमने, उसकी भाई कितने डिग्री सेल्सियस पे बोलता है, 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने कहा था अगर इसमें 273.15 जोड़ देंगे तो इसका हो जाता है हमारा 373.15 केल्विन। ये क्या था सर, टीवी नॉट की वैल्यू थी। अगर हम यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर क्या हमारा टीएफ नॉट, भाई शुद्ध विलायक का हिमांक, भाई टीएफ नॉट क्या है, टीएफ नॉट क्या सर, टीएफ नॉट ये रहा, देखो टीएफ नॉट जो है वो शुद्ध विलायक का क्या है, पता हिमांक है ना भाई। शुद्ध विलायक मतलब मैंने वाटर ले लिया मान लीजिए, तो वाटर का हिमांक होना चाहिए हमारे पास, और वाटर का हिमांक कितना है, वाटर का हिमांक कितना होता है भाई, कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है सर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें 273 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 273.15 केल्विन, ये हो जाएगा हमारा जल का हिमांक, ये हो जाएगा हमारा जल का हिमांक। तो ये बात है जो मैंने आपको बोली है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन टाइप कर लेते हैं। क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था हिमांक क्या होता है सर, वो ताप, वह ताप जिस पर कोई भी द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, हिमांक कहलाता है उसका, ठीक है सर। इसके बाद हिमांक का अवनमन, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है, इस कमी को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं, उसे हम डेल्टा टीएफ से दिखाते हैं। और जो हिमांक का अवनमन होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, केएफ आ जाता है। केएफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। मोललता का फॉर्मूला रखते हैं, एन की वैल्यू रखते हैं, हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये वाला लेक्चर भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यानी हिमांक का अवनमन भी हमारा अगली जो अड़संख्य गुणधर्म था वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब कल के लेक्चर में हम आपको लेके आएंगे परासर दाब, जो हमारा लास्ट और अंतिम अड़संख्य गुणधर्म होगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी वालों, ठीक है ना। एक्सरसाइज को, पाठ्यनित्य प्रश्न हो, एग्जाम्पल्स हो, सारे करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, तब तक अपनी थ्योरी पार्ट को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, फॉर्मूलेस, कंसेप्ट सब कुछ सीख लीजिए अच्छे से, ताकि हम न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से कर पाएं, ठीक है ना। बाकी आपको करना क्या है ये आपको पता है, बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, सबको दिखाइए, देखिए, एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।